उत्तर प्रदेश में सत्र 2023-24 में बीएड में प्रवेश के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे कि कौन कौन से अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2023-24 में एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि क्या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें कब तक का प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या है। इसके अलावा जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनका प्रमाण पत्र किसके नाम से, जैसे कि उनके अभिभावक में उनके पति का नाम होगा या फिर उनके पिता का नाम होगा, इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कंफ्यूज हैं कि बीएड में एडमिशन लें या फिर डीएलएड करें तो इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो के अंत में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2 साल के कोर्स में आपका कुल कितना फीस लग जाएगा, इस पर भी महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कोई भी एक ऐसा अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो पूरी तरीके से पात्र हैं बीएड सत्र 2023-24 में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% कम से कम होना चाहिए। देखिए, इसके बारे में पहला पॉइंट लिखा गया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बीई और बीटेक यानी कि जो इंजीनियरिंग से संबंधित अभ्यर्थी होते हैं उनका गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। यानी कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए 50%, अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका होना चाहिए, और अगर आप बीटेक हैं तो आपका 55% होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता होनी अनिवार्य है। देखिए, अगर आप बीटेक हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा आपको कि हम बीएड करें या फिर डीएलएड करें। इसलिए क्योंकि बीएड आप क्यों करते हैं, ताकि आप टीजीटी पीजीटी में सम्मिलित हो पाए, और टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज होती है वो सब्जेक्ट वाइज होती है, जिसमें आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी की वैकेंसी आई है यहाँ पर बीटेक वाले अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना जाता, और मामला माननीय हाईकोर्ट तक गया था। वहाँ पर भी बीटेक से संबंधित अभ्यर्थियों को टीजीटी की पोस्ट के लिए पात्र नहीं माना गया था। तो आप लोग पहले श्योर हो लीजिएगा, उसके बाद ही अगर आपने बीटेक किया है तो बीएड में एडमिशन लीजिएगा। अन्यथा के कंडीशन में आपके लिए डीएलएड ही बेस्ट होता है, जो बीटेक वाले अभ्यर्थी हैं। क्योंकि आप सब्जेक्ट टीचर के तौर पर जब आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर टीजीटी पीजीटी में आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो फिर फायदा क्या होगा आपका बीएड करने का। क्योंकि बीएड तो आप इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बन पाए। जब 9 से 12 तक के लिए सब्जेक्ट वाइज आपसे क्राइटेरिया मांगा जाता है और उसमें आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या है। तो आप एक बार इस पर अच्छे तरीके से विचार कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बातें नोटिफिकेशन में भी लिखी गई हैं। एक बार बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए, उनके लिए कहा गया है कि किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई बीटेक में उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए कोई एक तरीके से छूट नहीं दी गई है, कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन हाँ, जो दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% की छूट दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और अगर आपने पीजी किया है, स्नातकोत्तर किया है और स्नातकोत्तर में आपका 50% है, तो भी आप आवेदन लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, ठीक है। ये तो बात हो गई मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो अभ्यर्थी अभी जिनका ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं? बिल्कुल पात्र हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट में पहला वाला पॉइंट देख सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, अर्हता परीक्षा कहने का मतलब कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी कि ग्रेजुएशन में जो सम्मिलित हो रहे हैं 2023 में, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपका अभी परीक्षा नहीं हुआ है, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन जब बीएड के लिए काउंसलिंग होगा उस समय आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि उस समय तक, काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। तो 1 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 10 फरवरी
2023 से प्रारंभ हो चुकी है। इसके अलावा बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 3 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। ठीक है, और विलंब शुल्क के साथ 10 मार्च 2023 तक आप अपना अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि यहाँ पर 13 अप्रैल बताई गई है और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 24 अप्रैल बताई गई है और प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो होगा वो 30 मई को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक बार फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है वो उत्तर प्रदेश के जो ओबीसी और सामान्य से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए फीस निर्धारित किया गया 1400 रुपये और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। और अगर आप अन्य राज्य से संबंधित हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, क्योंकि दूसरे राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीएड में जब आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आप जनरल ही काउंट होंगे, इसलिए आपके लिए भी फीस 1400 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगर आप लेट फी पेमेंट करते हैं तो उत्तर प्रदेश के ओबीसी और जनरल अभ्यर्थियों के लिए लेट फी पेमेंट 2000 रुपये रखा गया है और SC ST के लिए 1000 रखा गया है और अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो 2000 आपके लिए रखा गया है। ठीक है, ये हो गया फीस के बारे में। अब एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं उसके बारे में एक बार महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर विशेष तरीके से आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होगा 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, यानी कि ओबीसी से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनका तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, साथ ही 1 जुलाई 2022 के बाद का उनका जो एक तरीके से इनकम सर्टिफिकेट था वो भी आपको प्रोड्यूस करना होगा, अपलोड करना होगा आवेदन में। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी संबंधित वर्ग पर क्लिक ना करें बल्कि सामान्य वर्ग के सम्मुख क्लिक करें, यानी कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में। तो यहाँ पर आप ई वाला पॉइंट देख सकते हैं, केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। अब ऐसी अभ्यर्थी जो विवाहित हैं उनके बारे में भी मेंशन किया गया। देखिए, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं वो सामान्य के अंतर्गत ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। विवाहित महिला, ध्यान से समझ लीजिएगा, विवाहित महिला के बारे में लिखा गया है कि अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र, विवाहित महिला का अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही निर्गत होना चाहिए। तो विवाहित महिलाओं के जो जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और जो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो उनके पिता के नाम से मांगा गया है। अब एक बार बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें जनरल नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी होगी, जिसमें से एक ही लैंग्वेज को आपको अटेम्प्ट करना है, उसके भी 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। टोटल 200 अंक के प्रश्न होंगे क्योंकि दोनों को मिला करके 100 प्रश्न हो जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी 200 अंक का पेपर होगा और पहले पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। ठीक है, ये पहला प्रश्न पत्र हो जाएगा और द्वितीय प्रश्न पत्र भी 3 घंटे का होगा। ठीक है, और इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इससे रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और विषय योग्यता जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि 4 पार्ट होंगे, जिसमें से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो कोई भी आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो इसके भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल मिलाकर के 100 प्रश्न पेपर 2 में भी होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भारांक भी तय किया गया है। जैसे कि देखिए, अगर आप राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर विद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे कि इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा, तो प्रथम स्थान आने पर आपको 15 अंक दिया जाएगा, द्वितीय स्थान आने पर आपको 10 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक का अलग अलग यहाँ पर अधिभार तय किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया। इसी प्रकार से सबका अलग अलग पॉइंट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 1 वर्षीय बीएड की भी बात की गई है तो उसका शुरुआत इस वर्ष होगा या नहीं, तो
उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 2023-24 सत्र में अभी एक वर्षीय बीएड कोर्स प्रारंभ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है और करिकुलम है वो अभी एनसीटी के द्वारा पूरा फाइनल नहीं किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सिफारिश की गई है उस पर कार्रवाई चल रही है। एनसीटी नया सिलेबस तैयार कर रहा है, लेकिन इस सत्र में उत्तर प्रदेश में एक वर्षीय बीएड कोर्स प्रारंभ नहीं हो पाएगा। इसी केवल उत्तर प्रदेश की बात ना करें, बल्कि सभी प्रदेशों में किसी भी राज्य में इस वर्ष हो पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक करिकुलम फाइनल नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बीएड और डीएलएड में अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर उनको पात्र माना जाए या ना माना जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था, और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके ही फैसले पर मोहर लगा देती है तो बीएड वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के लिए पात्र नहीं रह जाएंगे। यानी अब उनके लिए जो वैकेंसी बचेगी वो अपर प्राइमरी यानी 6 से 8, टीजीटी यानी कि 9 से 9-10 और पीजीटी यानी कि 11-12, ये वैकेंसीज उनके लिए बचती है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया इनको पात्र मानने के कंडीशन में, तब कक्षा 1 से 12 तक के लिए अभ्यर्थी बीएड वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो पूरी तरीके से पात्र होंगे। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। हालांकि कब तक फैसला आएगा अभी कोई कह नहीं सकता है, तो आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा। आवेदन अगर आप इच्छुक हैं बीएड बीटीसी करने के लिए तो लास्ट दिन से पहले आप आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद से काउंसलिंग होगा और ये सब चीज़ों में लंबा वक्त लगेगा। उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो आपको सोचने समझने के लिए समय मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इच्छुक हैं बीएड बीटीसी करने के लिए तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीटीसी सत्र 2023-24 को मंजूरी मिलेगी या नहीं ये भी एक तरीके से भविष्य के गर्त में, क्योंकि लगातार बीटीसी में एडमिशन की संख्या कम होती जा रही है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपनी एक तरीके से मान्यता वापस कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं। 100 सीट है तो वहाँ 2 से 3 बच्चे का ही एडमिशन हो पा रहा है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि 2 वर्षों के इस कोर्स में टोटल फीस आपकी कितनी लग जाएगी। तो फर्स्ट ईयर का जो फीस होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वो 51,000 होता है, और सेकेंड ईयर का जो फीस है वो लगभग 30,000 के आसपास है। तो दोनों वर्षों को मिलाकर के लगभग आपका 80,000 फीस लग जाएगा। ठीक है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो उस कंडीशन में आपका देखिए, चूंकि यहाँ पर कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो गवर्नमेंट सरकारी जो कॉलेज होते हैं, तो यहाँ पर जो दोनों वर्षों को मिलाकर के जो आपका फीस लगेगा वो 5,000 से लेकर के लगभग 15,000 20,000 के आसपास में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक सरकारी कॉलेज का अलग अलग फीस है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रेंज बता रहा हूँ कि 5,000 से लेकर के और 20,000 में आपका दोनों वर्षों का कंप्लीट हो जाएगा बीएड, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बीएड में एडमिशन लेते हैं तो आपका लगभग 80,000 के आसपास फीस लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ बीएड प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में थे उन सब का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।